है गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइशोर ऑफ 19। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चैंपियंस लीग मैडनेस। जी हां, दो सबसे बड़े गेम्स जो इस गेम वीक में खेले गए थे, पहला था बार्सिलोना वर्सेस पोर्तो और दूसरा था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गलातासराय। इन दोनों गेम्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने यही दो गेम देखे हैं। रियल मैड्रिड वाला गेम मैंने नहीं देखा और भी जितने बायर्न वाला गेम था वो भी मैंने नहीं देखा क्योंकि उनके रिजल्ट्स मैटर नहीं करते थे उतने ज़्यादा ग्रुप में उनके पोजीशन के हिसाब से। लेकिन बार्सिलोना के मैच के साथ हम शुरुआत करेंगे तो भाई बारसा का ये जो गेम था ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था पोर्तो के अगेंस्ट। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस गेम को अगर हम कैसे भी बॉटल कर जाते ना तो हमारा ग्रुप में हम सेकंड आ जाते, पोर्तो फर्स्ट आ जाता, बारसा सेकंड आ जाता। तो इसीलिए ग्रुप विनर के तौर पे हमको अगर जीतना था ये गेम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस गेम को जीतना। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस गेम में टेस्ट टेगन नहीं खेल रहे थे। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मार्क एंड्रे टेस्ट टेगन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से ही इंजरी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो पिछला लालीगा गेम है वो भी मिस किया, इंटरनेशनल ब्रेक भी उन्होंने मिस कर दिया। और यहाँ पे इनियाकी पेना को मौका मिला था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए बार्सिलोना के लिए। एंड माय गॉड मैन, इनियाकी पेना, व्हाट अ गोलकीपर वी हैव इन आवर बैकअप फॉर टेस्ट टेगन, ही इज सो गुड। उसके जो सेव्स थे, चाहे रिफ्लेक्सेस हो जाए, शॉट स्टॉपिंग, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट टेगन ही खेल रहा है, थोड़ा यंगर वर्जन वाला टेस्ट टेगन खेल रहा है जैसे 2014-15 में था वैसा वाला। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे पोर्तो 30th मिनट के आसपास एक डिफेंसिव एरर होता है जहाँ पे एक्चुअली में शॉट लेता है वो लोग, और डिफेंस जो था हमारा वो ऑर्गेनाइज नहीं था इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। वहां पे इनेकी पेना ने अच्छा सेव किया, लेकिन रीबाउंड पे पेपे, एक ब्राजीलियन प्लेयर है, नॉट द पोर्तुगीज वन, एक ब्राजीलियन पेपे है, उसने यहाँ पे रीबाउंड पे गोल मार दिया। लेकिन बार्सिलोना ने कमबैक किया। इसके थोड़ी ही देर बाद जाओ कैंसेलो को बॉल दिया, यहाँ पे पेड्री ने एक शानदार बॉल, लॉफ्टेड बॉल दिया, और कैंसेलो ने उनके जो राइट बैक था, उनका जो राइट बैक था पोर्तो का, उसको लिटा दिया बॉक्स के अंदर और एक आउटसाइड आउटसाइड नहीं बोलेंगे हम, एक कर्लर मारा और शानदार एक गोल, इक्वलाइजर मार दिया। और सेकंड हाफ में कैंसेलो ने ही वापस से असिस्ट दिया जाओ फिलिक्स को, और फिलिक्स ने शानदार फिनिश करते हुए बार्सिलोना को यहाँ पे 2-1 की बढ़त दिला दी। लेकिन अगर हम बात करें ना इस गेम के ऊपर कि कौन सा प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, देखो यहाँ पे ना जो लाइनअप आज जावी ने खिलाया था उसमें कैंसेलो खेला था लेफ्ट बैक, राइट बैक अराउहो, और दो सेंटर बैक जो थे हमारे मेन जो सेंटर बैक्स, वहां पे खेला था आपका कुंडे, इनिगो मार्टिनेस, क्रिस्टियनसन को नहीं खिलाया गया एक बार फिर से। तो क्योंकि इनिगो मार्टिनेस एक लेफ्ट फुट सेंटर बैक है, उसको प्रेफर किया जा रहा है और वो अच्छा खेल रहा है। मिडफील्ड में यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग, गुंडोगन, पेड्री। अप फ्रंट यहाँ पे आपके रफीनिया, लेवेंडोव्स्की और जाओ फिलिक्स। लेकिन इस मैच में ना अगर सबसे ज्यादा इंप्रेस किसी ने किया है वो है फ्रैंकी डियोंग। बंदा इंजरी के बाद लौटा है टीम में, वो ड्रॉप कर रहा था डिफेंस में हेल्प करने के लिए, अटैक में फ्लूइडिटी देने के लिए अटैक में ज्वाइन कर रहा था, मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहा था। और पूरी तरीके से जो की पासेस अगर आप देखो, बॉल विनिंग हो गए, एरियल डुएल, सब कुछ जीतने में बारसा की मिडफील्ड को सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा था यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग। और अगर बात करें फिर गुंडोगन की, गुंडोगन का गेम ओके था, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, डिसेंट गेम था। और भाई रफीनिया, रफीनिया का जो ओवरहेड किक था ना, उसने जो बाइसाइकिल किक ट्राई किया, उसके अलावा बंदे ने इस मैच में इतने अपॉर्चुनिटीज वेस्ट किए ना, मुझे मतलब एक टाइम के बाद मुझे भाई ऐसा लग रहा था कि ये ब्राजीलियन ही है। उनका जो लेफ्ट बैक था उसको एक दो बार भी उसने ट्राई नहीं किया कि मैं उसको ड्रिबल पास कर जाऊं। यहीं पे अगर लमीन यमाल कल खेल रहा होता, स्टार्टिंग 11 में होता, तो वो कम से कम फर्स्ट हाफ में ही ना 5 से 6 बार ड्रिबल पास करके निकल चुका होता एक या दो डिफेंडर को पोर्तो के। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है भाई जावी के लिए और रफीनिया के लिए, क्योंकि अगर इतना गंदा वो खेलेगा इस सीजन में तो जो सुनने में आ रहा है कि जो समर ट्रांसफर मार्केट है उसमें न्यू कैसल, एस्टन विला जैसे जो प्रीमियर लीग के टीम्स है, ये लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे रफीनिया को खरीदने के लिए। तो क्या पता बार्सिलोना 80 मिलियन या 70 मिलियन में रफीनिया को ऑफलोड कर सकती है। और मुझे उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो प्लेयर टीम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, फिट इन नहीं हो रहा आपके सिस्टम में, उसको निकालना ही बेहतर रहता है। और उस पैसे से जो पैसा आपको आएगा ना रफीनिया को बेच के, उससे आप जाओ फिलिक्स और जाओ कैंसेलो, इन दोनों का, अगर आपको नहीं पता हो कि ये दोनों लोन पे है बार्सिलोना में, एथलेटिको मैड्रिड से जाओ फिलिक्स और मैनचेस्टर सिटी से यहाँ पे कैंसेलो, तो इन दोनों को आप परमानेंटली साइन कर सकते हो। इस सीजन के एंड में अगर आप रफीनिया को बेचते हो, आपका वेज बिल भी खाली होगा, आपको 70 से 80 मिलियन कैश मिलेगा, उससे आप इन दोनों को परमानेंट कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे, इस गेम में हम लोगों ने मैच जीत लिया, ठीक है, हम लोगों ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमारा जो अगला गेम है वो है रॉयल एंटवर्प के अगेंस्ट, अवे गेम। लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता हम जीते हारे ड्रॉ करें, क्योंकि हम लीग लीडर बन चुके हैं और अब हम यहाँ से ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इस गेम में एक प्लेयर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया राफिनिया के साथ साथ, वो था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। भाई क्या हो गया भाई इस बंदे को। मैं हर बार्सिलोना के गेम में जब भी वो गोल मारता मैं भी उसके साथ ऐसा सेलिब्रेट करता था। क्या हो गया भाई रॉबर्ट लेवन गोल्स की कहाँ घोस्ट की हो गया भाई बंदा। इतने अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा है। जब भी लेवेंडोव्स्की के पास बॉल आ रहा है ना, वो इतना टाइम ले रहा है शॉट लेने में। पहले ऐसा नहीं था। जब वो पहला सीजन खेल रहा था बारसा के लिए, उसके पैरों पे बॉल आना मतलब 90% चांस है कि वो गोल मारेगा। और अब क्या हो रहा है, 10% चांस है कि वो गोल मारेगा। वो बॉल को अपने पाँव पे लेने के बाद इतना टाइम वेस्ट कर रहा है कि तब तक जो गोलकीपर है या फिर सेंटर बैक्स है ना, वो अपने अपने जगह पे सेटल इन हो रहे हैं। तो शॉट मार भी रहा है तो वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लेवेंडोव्स्की को इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। वरना आप राउंड ऑफ 16 में मान लो बार्सिलोना को यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में मिलती है पीएसजी, या फिर उनको मिलती है बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, और कौन सी टीम है बड़ी टीम, यही टीम का भी नाम सामने आ रहा है, या फिर इंटर मिल जाती है। तो आप क्या करोगे। लेवेंडोव्स्की अगर रफीनिया लेवेंडोव्स्की ये बंदे अगर गोल नहीं स्कोर करेंगे, आप हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते कि जाओ फिलिक्स गोल मारेगा, कंसेलो मारेगा, या फिर आपका फ्रैंकी पेड्री वगैरह चिप इन कर जाएंगे। ये मत भूलना चाहिए कि भाई हमारे पास गावी नहीं है तो एक मिडफील्डर शॉट है हम लोग यहाँ पे। लेकिन भाई ओवरऑल अगर देखा जाए इस गेम को, एक डिसेंट गेम था। बार्सिलोना ने कमबैक किया, काफी मजा आया इस गेम को देखने में। और हम लोग यहाँ पे लीग लीडर बन चुके हैं। और बहुत सालों बाद, ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद, लेकिन एक्चुअली में 2 सीजन के बाद हम लोग राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई किए चैंपियंस लीग में। तो ये बहुत बड़ी बात है बारसा फैन के लिए और मेरे लिए भी। एफसी बार्सिलोना के बाद अब हम लौटेंगे उस टीम के ऊपर, मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड। लेकिन इस टीम के साथ हो चुका है मोए मोए। जी हाँ, मोए मोए हो चुका है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, कल का गेम इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बारसा वाला गेम से भी इंपॉर्टेंट था यूनाइटेड का गेम। उनको जीतना ही था कल के गेम में अगेंस्ट गलातासराय। और जब आप अवे खेलते हो ना गलातासराय में, टर्की में जाके वगैरह आप अवे गेम्स खेलते हो, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। कल उन्होंने भाई अपना टीफो भी बनाया हुआ था कि वेलकम टू हेल, मतलब हेल में आपका स्वागत है। और इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शुरुआत काफ़ी अच्छा मिल गया था भाई। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे गर्नाचो ने गोल मार दिया, उसके बाद आपके ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मारा, मैकटॉम ने। और ब्रूनो वाला गोल तो वर्ल्ड क्लास गोल था भाई। कल 3-1 था। मैंने देखा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विनिंग 3-1, तो मैं गया फिर डिनर करने। अब डिनर करते करते मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा था, लेकिन मैं डिनर फिनिश किया, मैं आया और मैं क्या देखता हूँ कि गेम 3-3 हो चुका है। मतलब समझ रहे हो। और गलती किसकी थी पता है आपको। कल पूरे गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल, लेकिन भाई आंद्रे ओनाना ही इज़ अ फ्रॉड। मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में, अभी भी बोल रहा हूँ, आंद्रे ओनाना इज़ अ फ्रॉड। और एरिक टेन हैग ही इज़ ऑल्सो अ फ्रॉड। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना यहाँ से यहाँ ला रहा है। कुछ मैचेस जिताएगा आपको मैं मानता हूँ, लेकिन यूरोपियन कैलिबर वाला वो मैनेजर नहीं है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपनी टीम के बारे में भी बोलता हूँ कि जावी इज नॉट अ मैनेजर जो आपको चैंपियंस लीग जितवा सकता है। वो आपको लीग जितवा देगा, कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप वगैरह। चैंपियंस लीग जीतने के लिए आपको एक बड़ा कोच चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, एरिक टेन हैग के पास एक्सपीरियंस के नाम पे क्या है, आयाक्स को उसने जिताया है। आयाक्स मतलब एरिडेविस में जाके। जावी भी कतारी लीग में आई थिंक अपना जो टीम को वो मैनेज करता था, लीग जीता चुका था वहां पे। तो ऐसे मैनेजर्स को आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते यूरोपियन कैलिबर वाले। और इसने ही यहाँ पे आपके एरिक टेन हैग ने ही मांगा था आंद्रे ओनाना का डील, और वो हुआ भी, क्योंकि इसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग एबिलिटी है भाई आंद्रे ओनाना का। कल देख लिया ना, जितने भी मेरे यूनाइटेड के जो चाहने वाले हो भाई, आप देख लो, आंद्रे ओनाना इज द वर्स्ट कीपर यू हैव राइट नाउ। भाई इससे अच्छा तो डेविड डेहा था। डेविड डेहा को लोग बहुत गाली देते थे कि ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर, लेकिन बॉल प्लेइंग एबिलिटी नहीं है। भाई ठीक है, मान लेते हैं डेविड डेहा के पास बॉल प्लेइंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो बंदा कम से कम शॉट स्टॉपिंग में तो अच्छा था। गोल्डन ग्लव जीता था भाई उसने, मोस्ट सेव या क्लीन शीट आई थिंक कुछ जीता था अपने लास्ट सीजन में यूनाइटेड में। लेकिन यूनाइटेड ने उसको निकाल दिया, बंदे को डिसरिस्पेक्टफुली निकाल दिया, क्लब लेजेंड को निकाल दिया, आंद्रे ओनाना को लाया। और भाई अकेले बंदे ने जो 2 गोल का, पहला गोल मैं मान सकता हूं कि भाई अच्छा गोल था। जीएच वाला जो फ्री किक का गोल था वो एक अच्छा गोल था, हकीम जीएच ब्रिलियंट फ्री किक। लेकिन जो दूसरा और तीसरा गोल खाया ना भाई, वो आंद्रे ओनाना की गलती है। उसमें कोच क्या करे, कोच की गलती नहीं है ना, तो दूसरे प्लेयर्स की गलती है। वहां पे ओनाना की गलती है। ही हैज टू मेक द राइट डिसीजन इन द राइट टाइम, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने ब्लंडर कर दिया, उसकी वजह से वो गेम 3-3 हो गया। और यूनाइटेड भाई, यूनाइटेड फैंस का हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि अब वो
बॉटम ऑफ द ग्रुप है और आखिरी जो मैच डे है ना, उसमें उनको होप करना पड़ेगा कि कोपेनहेगन वर्सेस गलातासराय वाला जो मैच है वो ड्रॉ हो जाए, क्योंकि जो भी जीतेगा, अगर गलातासराय अपना मैच जीते है कोपेनहेगन को हरा के, तो वो सेकंड फिनिश कर जाएंगे ग्रुप में और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर कोपेनहेगन ने, मान लो उन्होंने जैसे तैसे अगर गलातासराय को हरा दिया, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सिनेरियो क्या है यहाँ पे यूनाइटेड का क्वालिफाई का, उनको चाहिए कि गलातासराय वर्सेस कोपेनहेगन गेम ड्रॉ हो जाए, 1-1 0-0 जैसे भी हो ड्रॉ हो जाए, और यूनाइटेड को हराना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को, समझ रहे हो ना, बायर्न म्यूनिख को हराना पड़ेगा, तब जाके वो लोग क्वालिफाई करेंगे। और इस गेम में अगर देखा जाए तो भाई गर्नाचो ने अच्छा खेला यूनाइटेड के लिए, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस, मैकटॉम ने अच्छा खेला, रैसमस हॉयलैंड उसका गेम डिसेंट था, ना अच्छा ना खराब, डिसेंट था। यहाँ पे आप बोल सकते हो मैगवायर को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैगवायर ने कल डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। ओनाना की वजह से टीम डूब गई। अमराबाद वो भी कल ठीक ठाक खेला, उतना बढ़िया नहीं खेला। कैसेमीरो जब से गाय इंजर्ड हुआ ना, अमराबाद भी इस टीम के साथ सेटल इन नहीं हो पाया है। जैसा लगा था कि अमराबाद सेटल इन हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाया है। तो यूनाइटेड फैंस के लिए काफी ज्यादा वरिंग साइंस है, क्योंकि उनकी टीम अभी यूरोपा लीग भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुकी है। तो देखना पड़ेगा भाई यूनाइटेड आने वाले गेम्स में, नॉट अ गेम वीक, मैं प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले जो गेम्स है ना अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में, उसमें कैसा परफॉर्म करती है। और गाइस अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर इस चैनल पे आए हो, तो अभी जाके वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही। और साथ रहो, 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्द से जल्द पूरा करना है हमें। तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।